हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अप्रूव्ड चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो ज़्यादा आपके लिए फिर से लेके आए क्लास 12 की फिजिक्स। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट चैप्टर आपका है कूलाम का इंच तथा वैद्युत क्षेत्र। उसी की श्रृंखला को लगातार डेली शाम को 7:30 बजे लेके आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सहयोग बनाए रखें, सभी दोस्तों को पहले शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके पास पहले से ही इस बात का नोटिफिकेशन आ जाता है, रिमाइंडर पहले से ही आ जाता है कि हम 7:30 बजे लाइव क्लास आएगी, तो आप इस बात को निगलेक्ट क्यों कर देते हो। पहले से ही दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब बच्चों को बता दीजिएगा कि सर जो लाइव आ रहे हैं, इस सर की जो क्लास चल रही है 7:30 बजे से, उसमें जुड़े आके। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। यानी कि मेरा मकसद कभी ये नहीं रहा है कि परिभाषा, या कभी भी ऐसा नहीं है कि परिभाषा रटा दे। पूरा कॉन्सेप्ट रहता है कि परिभाषा के पीछे जो कॉन्सेप्ट हो उसको समझाने का रहता है। समझ चुके हो आप लोग, 2-3 वीडियो आप लोग देख चुके। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता, जो बच्चे पुराने वो सब जानते हैं, जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हुए हैं वो सबको जानते हैं। जो बच्चे नए आज आए हैं तो उनके लिए बताना चाहते हैं कि अगर आप आए हो तो प्लीज आप कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में ना आए तब बताना कहाँ समस्या आएगी। तो पहले वीडियो लाइक कीजिएगा आप पहले, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम चालू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम की बात करें तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि कहता क्या था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक रूप से दूसरे रूप में कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पर प्रकाश, हमारे बल्ब आसपास बल्ब लगे हुए हैं, तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रयोग किया गया। विद्युत धारा यानी कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है प्रकाश ऊर्जा में। जैसे आपके घर में लाउड स्पीकर वगैरह होंगे, आप गाने सुनते हो, तो वहां पर आपने जैसे ही इस प्लग को लगाया अपने बोर्ड में तो आवाज आने लगती है। यानी कि MP3 आपने जो गाने सुन रहे हो, तो देखा हमने कि वहां पर ध्वनि उत्पन्न हुई, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है ध्वनि ऊर्जा में। पानी की मोटर है, आपने ऑन किया तो विद्युत ऊर्जा रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा में। इस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगर हम यहां पर बात करें आवेश संरक्षण का नियम की, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश आपका जाता है। कैसे? अगर इसकी परिभाषा की बात करें, देखो तो हम इसकी परिभाषा नोट कर रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे हमने कहा यह कांच की छड़ है, रेशम कपड़ा है। वर्तमान में अभी ये उदासीन है
और हम एक बात बता चुके हैं कि वस्तु का उदासीन होना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होना। लाइनिंग याद होती है, लाइनिंग याद हो गई क्या? लाइनिंग हल्की लाइनिंग से आ रही है, चलो कोई बात नहीं। और सब क्लियर है क्या आपको? तो यह उदासीन वस्तु है, कांच की छड़ रेशम का कपड़ा है, यह इस समय उदासीन है। तो वस्तु का उदासीन होना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होगा। अब जैसी वस्तु को रगड़ा गया, अर्थात घर्षण के बाद हुआ क्या कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां गए? रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़ से रेशम कपड़े पर क्या गए? इलेक्ट्रॉन गए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनावेशित होता है, वो झुकरण करता है कैसे हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। जो त्यागता है वो धनावेशित, और झुकरण करता है वो ऋणावेशित। अब सुने यहां से बात। तो एक बात और है, यह जो कांच की छड़ है, जब हम बना रहे हैं, यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यह कांच की छड़ कैसे हो गई? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो कांच की छड़ जितने इलेक्ट्रॉनों से, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो छड़ 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे होगी? 2 इलेक्ट्रॉन से धनावेशित होगी। क्योंकि इस रेशम कपड़े ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ऋणावेशित होगा। क्या होगा? ऋणावेशित होगा। तो कांच की छड़ व रेशम के कपड़े को रगड़ने पर कांच की छड़ जितने आवेश से धनावेशित होती है, रेशम का कपड़ा उतने ही आवेश से कैसे हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो यह बात हमारी होती है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? कोई यहां तक दिक्कत है? बताओ, सब कुछ क्लियर है? तो एक बात और सुनो, क्या है कि प्रक्रिया के पूर्व, यानी कि जब ये दोनों अलग अलग थे तो उदासीन थे दोनों, तो इन पर नेट आवेश कैसा था? शून्य था। और प्रक्रिया के पश्चात, जैसे यह कांच की छड़ है, यही मान लो यहां पर शुरुआत में उदासीन थी, रगड़ने के पहले तुम्हारे इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तभी उदासीन होती है। और रेशम कपड़ा है, और माना मैंने इस पे 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन गए इस पर, तो यह 5 इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 प्रोटॉन हो गए। इससे जब 5 चले गए तो कितने बचे इस पर? 5 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन। जब आप इन दोनों को, अब दोनों संयुक्त हो गए, तो जो इनके पहले का नेट आवेश कैसा? शून्य था। अब देखना है 20 5 25 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और 10 प्रोटॉन 15 प्लस के 25। ये होता है कि आवेश कितना होता है? माइनस का 1 पॉइंट, यानी कि इक्वल कितना होता है पर माइनस का 1 पॉइंट से 19 कूलम। प्रोडक्ट कितना होता है? प्लस का 1 पॉइंट से 19 कूलम। देखते क्या? माइनस ही और प्लस, वही लिखा हमने। तो -25 प्लस 25 कितना मिलेगा यहां से? तो यहां से बात क्या बनती है कि विलगित निकाय की प्रक्रिया के पूर्व का, विलगित निकाय की प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश और प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश कैसा होता है? सदैव शून्य होता है, यानी कि सदैव बराबर होता है। यानी कि प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश, प्रक्रिया के पश्चात का आवेश कैसे होता है? बराबर होता है। तो पहले कितना आवेश था? शून्य, बाद में कितना मिला आवेश में? शून्य मिला। दोनों को जोड़ने पर कांच छड़ और रेशम का कपड़ा, यह कंडीशन है। बताओ, तो हिसाब करें हम। तो हम बात करते हैं आवेशन से द्रव्यमान परिवर्तन। यानी किस तरीके से जब आप वस्तु को आवेशित करते हो तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन पड़ता है। जैसे हम बात करें, पहले आप
एक चित्र के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या है। यह एक उदासीन वस्तु है। वस्तु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे आपस में होंगे, बराबर है। अब माना जाए कि इसने इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जब है उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, वो क्या बना दे रहे वस्तु। अब वस्तु हो जाएगी वो कैसी, दिखाई दे रहा तुम्हें, हम बना दे रहे वस्तु कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, वस्तु हो जाएगी वो ऋणावेश। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होगा, यानी कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन तो होगा नहीं होगा। अगर 5 किलोग्राम ऐसे कहा जाए कि इस उदार वस्तु का अभी वर्तमान में 10 किलोग्राम वजन है और एक इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने 0.5 किलोग्राम का है, माना भी बता रहे हैं, माना हमने कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 किलोग्राम का है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो कितना हो जाएगा, 10.5 किलोग्राम। तो वैसे जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। यानी कि आपने जैसे ही इस उदासीन वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यह उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, यानी कि इस उदासीन वस्तु में परिवर्तन क्या होगा, इस उदासीन वस्तु का एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या द्रव्यमान वृद्धि हो जाएगी। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उदासीन वस्तु क्या, उदासीन वस्तु द्रव्यमान बढ़ेगा। तो अब यहां क्या हो रहा हो, तो द्रव्यमान में क्या होगी, यहां पर द्रव्यमान में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या हो रही है, वृद्धि, प्लस लगा दिया हमने। यहां प्लस दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे आपने वस्तु को दिया तो वृद्धि दर्शा रहा है। जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से आपने मान लिए जाए n इलेक्ट्रॉन दिए तो अब इस वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से वृद्धि हो गई। तो द्रव्यमान वृद्धि हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपने जैसे ही दिए वह उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु को आपने जितने इलेक्ट्रॉन दिए वह उदासीन वस्तु के द्रव्यमान में उतने इलेक्ट्रॉनों से परिवर्तन होगा, उतने इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान वृद्धि हुई है जब आपने एक दिया तो एक इलेक्ट्रॉन के जो एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान था उसमें उस द्रव्यमान से वृद्धि हुई है। अब इसी प्रकार से हमने n दिए तो n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से वृद्धि हुई है। अगर हम कहें कि आपने इस उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, तो वस्तु हो जाएगी अब धनात्मक से। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नेगेटिव और त्याग तो नेगेटिव तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन त्याग तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नेगेटिव। ठीक है, यह कंडीशन है। तो धनावेश हो गई। अब जब आपसे कहा जाए कि ओवरऑल 10 किलोग्राम वजन था उदासीन वस्तु का, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्योंकि हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 किलोग्राम का है, तो निकाला तो द्रव्यमान में क्या आ गई, द्रव्यमान में कमी होगी वृद्धि होगी, कमी होगी नहीं होगी, कितनी होगी 0.5 किलोग्राम की, बताओ। तो 0.5 किलोग्राम क्या आ गई, कमी आ गई। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला तो द्रव्यमान में क्या है, पहले आप पूरा कौन से समझिए, उसके बाद आपको बात क्लियर हो जाएगी। पूरे बहुत ध्यान से आप देखिए बोर्ड पर। तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। कितनी कमी, एक निकाला, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या आ रही, कमी। माइनस कितना था, माइनस 18 इलेक्ट्रॉन से क्या आ रही, कमी हो रही है।
एक द्रव्यमान में क्या हो रही कमी। आपने 2 निकाली तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जानते कितना लिखा हुआ है। तो ऐसे आपने n निकाल ली, तो अब n निकाले तो कितना हो जाएगा माइनस का n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान में क्या हो गई, द्रव्यमान में कमी हो गई। वृद्धि हो रही थी फिर कमी हो रही थी। वृद्धि कब हो रही है जब आपने इलेक्ट्रॉन दिए, कमी कब हो रही है जब इलेक्ट्रॉन आपने निकाले। तो अब ओवरऑल अगर बात करें जो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है, द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ अर्थात डेल्टा है वो कितना हुआ है प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम चाहे थे तो यही फॉर्मूला लिखवा देते, लेकिन कॉन्सेप्ट में यह समझाना था, इस कॉन्सेप्ट समझाना था हमें कि सबसे अधिक द्रव्यमान अगर देखा जाए तो किसका होगा, ऋणात्मक वस्तु का, उसके बाद उदासीन का, उसके बाद धनात्मक का। तो यानी कि जो बता रहेगा तो द्रव्यमान परिवर्तन क्या होगा प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, और n क्या होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किस रूप में निकलती इलेक्ट्रॉन, पूर्णांक संख्या के रूप में, 1 2 3 बताया था हमने पहले। तो 1 2 3 4 डॉट कहां तक आना था। इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट होता होगा। बताओ अभी तक दिक्कत कहां है, कहां डाउट है अभी तक। तो अब एक बात सुना, तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होगा, जैसे हमने कहा कि इस पर शुरुआत में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तभी उदासीन होगा। जब इस पर मान ली जाए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब मान लिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन। ठीक है, सुना ध्यान से। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो बस धनावेश हो गई थी, तो इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। अब दोनों यहां से 11 10 21, 10 10 20 और 10 9 19। तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, ऋणावेश वस्तु का, उसके बाद उदासीन का, उसके बाद धनावेश का। जो तक समझाने का कॉन्सेप्ट हमारा था, आप सुन रहे हैं। तो यानी कि जो द्रव्यमान है उस सबसे किसका है, ऋणावेशित वस्तु का, उसके बाद उदासीन वस्तु का, उसके बाद धनावेशित वस्तु का, धनावेशित वस्तु। आप लोग इस बात को नोट कर लेना। क्या नोट करोगे आप इसको कि यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए, यदि किसी उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु कैसी हो जाती, ऋणावेशित हो गई। तो वस्तु ऋणावेशित हो गई अर्थात उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान वृद्धि होगी। द्रव्यमान क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाले तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। ये कंडीशन है। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं, बताओ। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर तो आंसर कीजिए। पहले आप लोग बताओ, कहीं डाउट हो बताओ पहले। जहां समस्या हो, आप कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो बताओ। तो पहले वस्तु उदासीन थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उदास वस्तु ने, वस्तु कैसे हुई, ऋणावेशित हो गई। अब जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वह उदास वस्तु उतने इलेक्ट्रॉन से कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित हो गई। और उतने इलेक्ट्रॉन से उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि हो गई। देखा हमने, कमी देखी। ओवरऑल द्रव्यमान परिवर्तन हुआ प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल लगाते समय आप कभी प्लस माइनस लगाओगे। यह प्लस बता रहा है द्रव्यमान में वृद्धि और मास द्रव्यमान में कमी, ये बता रहे और कुछ नहीं। हम चाहे तो ये लिखवा दीजिए फॉर्मूला, इससे मजा नहीं आता।
चलो यहां से एक सवाल लगवा रहे हैं आपको, तो उसको हम साफ करते हो, ठीक है। यहां से सवाल लिखिए क्या है। एक सवाल आपके लिए क्या आता है, जब सवाल आपसे कह रहा है तो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को इतना आवेशित, एक वस्तु को इतना, एक वस्तु इतना आवेशित किया जाता है, कि उसके द्रव्यमान में उसके द्रव्यमान में 9.1 गुणा 10 की पावर 9.1 नैनोग्राम, 9.1 नैनो, लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तब नंबर 1 पॉइंट आपसे कह रहा है कि तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, आवेश का मान पूछा आपसे, आवेश का मान। चलो आपको यहां n निकालना है और q का मान निकालना है। तो देखो फॉर्मूला देखो, पहले क्या कह रहा है, एक बात सुन ध्यान से, जो हमने आवेश की मात्रा बताया तो वहां एक चीज नोट कर लेना कि आवेश की जो अन्य मात्रा के या कहीं भी समझना हमेशा काम आएंगे। जैसे मिली है, पहली बात करो सेंटी, जैसे सेंटी 10 की पावर -2 सेंटी और मिली, अब चाहे मिली कूलाम हो, चाहे मिली एम्पियर हो, चाहे मिलीग्राम, कुछ भी हो, 10 की पावर -3 सेंटी मिली। उसके बाद माइक्रो आ गया, कैसे बनाया जाता, जब आपका माइक्रो कूलाम हो चाहे माइक्रो एम्पियर कुछ भी हो, 10 -6। उसके बाद नैनो आ गया, लिख दे रहे हैं 10 की पावर -9। उसके बाद पिको आ गया 10 की पावर -12। इनको याद रखना आप, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -2, पिको -12। ठीक है, चलो इतना आवश्यक याद है। उसके द्रव्यमान में कितना 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो गई। क्या दिया गया आपको, द्रव्यमान से वृद्धि हो गई तो डेल्टा एम कितना दिया गया, तो डेल्टा एम कितना दिया गया 9.1 गुणा, अब 9.1 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो है तो 9.1 गुणा नैनो 10 की पावर -9। अब ग्राम को किलोग्राम बदलोगे 1000 का भाग 10 की पावर -3 का गुणा, तो 9.1 गुणा -9 -3 -12 किसमें आ गया हमारे पास, किलोग्राम। तो 9.1 गुणा 10 की पावर -12 किलोग्राम। ठीक है, अब हम जानते हैं मास, अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने वहां पर, डेल्टा एम बराबर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा हुआ है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो यहां से n बराबर क्यों मिलेगा, डेल्टा एम बटे एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम दिया गया 9.1 गुणा 10 की पावर -12 बटे किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, 9.1 से 9.1 कैंसिल, -31 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 31 निकालो, यहां से कितना आएगा हमारे पास 9 तो 11 यानी कि आपके पास आएगा 10 की पावर 19
इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? 10 के 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए। जब इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी वो? तो वस्तु कैसे हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। निकालना आपको है आवेश का मान। सेकंड पॉइंट आपसे पूछा है आवेश का मान। पहला फॉर्मूला क्या? Q बराबर N। तो Q बराबर N 10 की पावर 19 E 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे ले जाओ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1.6 कूलम। तो Q कितना आ गया? 1.6 कूलम। बताओ कहाँ समस्या है? इसको पहले नोट करो। एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं, ये सब घर पर लगाना और कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर कितना आ रहा है। इस नोट करो पहले। आप नोट कर लिया सब कर उसको? आपके लिए एक सवाल है, देखो। सवाल कह रहा है कि एक छड़ को रगड़ने पर उस पर एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 गुणा 10 की -7 कूलाम का ऋणावेश, कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन? तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे? एकत्रित होंगे एवं छड़ के द्रव्यमान में छड़ के द्रव्यमान में छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी? इस सवाल को आप लोग नोट करो और हमें कमेंट सेक्शन लिख के बताओ उसका आंसर कितना आ रहा है। नोट करो सवाल पहले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा सीखे। इतना सहयोग करना पड़ेगा आप लोगों को, हम इतना आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। तो आपको तो पता है टाइम 7:30 बजे आपको डेली आपको आना है। हमारी क्लास शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाती है। लगभग 30 या 35 मिनट, लगभग 40 मिनट तक क्लास होती है। इसमें समझिए आप ध्यान से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।